गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल आपके? बहुत बढ़िया। चलिए एग्जाम्स के लिए बहुत ही कम दिन रह गए, आपकी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाते हैं। पढ़ते हैं एनपीओ। क्या पढ़ते हैं? एनपीओ। तो वही बात आरती ग्रुप ट्यूशन की तरफ से आपके लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है। आप अच्छे से वीडियोस को देखते जाइए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे और आपका 12 मार्क्स आराम से फिक्स हो जाएगा। बहुत ही चिंदी टॉपिक है, बच्चों को डर लगता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो आगे की बातें हम लोग करते हैं। आगे की बात करने से पहले आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से। बच्चा, ये है सर गौतम अडानी सर। सर आज एनपीओ से कहां आप गौतम अडानी सर के पास आ गए? तो सर कुछ बातें आपसे ये करनी थी कि गौतम अडानी सर आज से 2 से 3 दिन पहले हमारे वर्ल्ड के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन की पोजीशन पे हुआ करते थे, लेकिन सर 2 दिन में उन्हें अराउंड 48 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है। कितना? 48 बिलियन डॉलर्स। सर 48 बिलियन डॉलर्स क्या होता है सर? ये तो नंबर्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा इंडियन रुपीस में बात कीजिए ना। तो सर इंडियन रुपीस में अगर मैं बात करूं तो आपके लिए प्लीज बच्चों ध्यान से सुनिए, 4.7 लाख करोड़। 4.7 लाख करोड़ इन इंडियन रुपीस, इतना इनको लॉस हुआ है, जिसकी वजह से ये सेकेंड पोजीशन से सीधे कौन से पोजीशन पे आगे बचा? 7th रैंक पे पूरे वर्ल्ड के लिस्ट में। अब एंडिंग में आपके लिए कुछ खास बातें रहेंगी, जहां पे हम लोग देखेंगे कि गौतम अडानी सर का 2nd रैंक से 7th रैंक पे आने के क्या क्या रीजंस थे, जिसके वजह से वो 2nd से 7th पे आ गए। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको टेक्स्ट बुक के नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। मार्केट में क्या सिनेरियोस चल रहे हैं, उसका क्या रीजन हुआ, वो बातें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है बच्चा। चलिए हम लोग आज अपने एनपीओ वाले टॉपिक पे बात करते हैं। उससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा क्विक रिवीजन आपको दे देता हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक एनपीओ में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिक सा डिफरेंस अगर मैं क्विक में बता दूं तो ये प्रोवाइड करता है, ये इनका मेन टारगेट होता है प्रॉफिट, इनका मेन टारगेट होता है सर्विस प्रोवाइड करना। किसका? एनपीओ का। यहां पे आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस होगा, एडजस्टमेंट होगा। यहां पे क्वेश्चन में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होगा और एडजस्टमेंट होगा। सर यहां पे ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी बातें बनाते हैं। लेकिन यहां पे सिर्फ 2 चीजें बनानी है, इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो मैंने आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में सारी बातें बता दी थी कि वो एक रियल अकाउंट है, वो एक रियल अकाउंट है, वो एक रियल अकाउंट है। जब भी पैसा आता है वो अपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देता है, जब भी पैसा जाता है वो अपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देता है। उसको बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि वो पैसा करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है कि नेक्स्ट ईयर का। तो ये बात पे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था कि सर ये करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर क्या होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं बच्चा। सभी लोग का फोकस अपने यहां पे, चलिए फोकस करते हैं। सर सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट को, जिसको हम बोलते हैं करंट ईयर। तो सर एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना है। याद रखिए सर हमारा जो कैलेंडर ईयर है, बोलो कौन सा? कैलेंडर ईयर। वो चालू होता है सर 1 जनवरी और सर खत्म कभी हो जाता है सर 31 दिसंबर। बोलिए 31 दिसंबर। लेकिन सर ये है कैलेंडर ईयर, लेकिन हम जब बीके कर रहे हैं, बुक कीपिंग कर रहे हैं, तो हम कैलेंडर ईयर ना फॉलो करके हम फॉलो करते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। बोलिए कौन सा ईयर? फाइनेंशियल ईयर। और जब भी हम फाइनल अकाउंट की बात करते हैं तो पूरे 1 साल का रिकॉर्डिंग होता है, और वो 1 साल कभी से चालू होता है सर? अप्रैल से लेके 31 मार्च। मतलब सर चालू किसी और ईयर में होता है, खत्म किसी और ईयर में बचा। जस्ट एन एग्जांपल, इस समय इंडिया का जो करंट ईयर चल रहा है वो है 1 अप्रैल 2022 और ये करंट ईयर हमारा खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2023। तो हमारा करंट ईयर हम कैसे लिखते हैं सर?
2 साल को मिला के लिखते हैं और दोनों साल को मिला के लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है 2022 और 23। ये हो गया हमारा करंट ईयर। आपने देखो अपने स्कूल में नोटबुक में सारी जगह देखे रहेंगे रजिस्टर में कि 2 साल को मिला के लिखा जाता है। रीजन क्योंकि जो एजुकेशन है हमारा वो चालू किसी और ईयर के मंथ में होता है और खत्म किसी और ईयर के मंथ में होता है, इसलिए 2 सालों का वो एडिशन होता है। तो ये होता है हमारा करंट ईयर। तो हमने करंट ईयर क्या डिसाइड किया हमारा 2022 और 23। तो सर एक बार अगर करंट ईयर मिल गया तो इसका प्रीवियस ईयर नहीं मिल सकता है क्या सर? ऑब्वियस मिल सकता है, प्रीवियस ईयर। कौन सा ईयर? प्रीवियस ईयर। तो सर इसका प्रीवियस ईयर कौन सा रहा होगा? सोचिए जल्दी। 2021 और 22। सीधी बात है सर। तो सर अगर करंट ईयर मिल गया है क्या हमको नेक्स्ट ईयर नहीं मिल सकता है? सर मिल सकता है। बोले नेक्स्ट ईयर क्या होगा इसका सर? जल्दी से बता दीजिए। सर इसका नेक्स्ट ईयर होगा 2023 और 24। सर क्या चिंदी बातें कर रहे हैं, ये तो हमको मालूम पड़ गया। हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है? करंट ईयर। और वो कैसे मालूम पड़ेगा कि सर 1 अप्रैल चालू हो रहा है, 31 मार्च में खत्म हो रहा है, 2 ईयर का कॉम्बिनेशन है। एक बार ये मिल गया तो हमको ऑन द स्पॉट प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, ऑन द स्पॉट कौन सा ईयर मिल जाएगा? नेक्स्ट ईयर। आपके एग्जाम्पल के लिए कुछ बातें और लिख देता हूं। जस्ट एन एग्जाम्पल में बोलता हूं कि आपका करंट ईयर है 2010 और 11। 2010 और 11। तो मुझे बताइए इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। सर इसका प्रीवियस ईयर रहा होगा 2009 और 10। और सर इसका नेक्स्ट ईयर अगर आपसे पूछा जाए तो सर इसका नेक्स्ट ईयर होगा 2011 और 12। सिंपल सी बात है। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपका करंट ईयर चालू हो रहा है 2002 और 3। 2002 और 3 ये आपका कौन सा ईयर? करंट ईयर। तो अगर करंट ईयर ये है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। तो सर नेक्स्ट ईयर होगा 2003 और 4। सर इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? सर प्रीवियस ईयर होगा इसका 2001 और 2। तो बच्चों ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर के बारे में बात कर लिया। ये जब हम एनपीओ सॉल्व करते हैं तो एनपीओ सॉल्व करते समय ये कॉन्सेप्ट का जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कौन सा ईयर? करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। चलिए और कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं आज के लास्ट लेक्चर पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, उसके दम पे सबसे पहला जो एकमात्र अकाउंट बनाना है, वन एंड ओनली, उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोलिए बच्चों क्या नाम है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बारे में कुछ बातें आपको समझनी है बच्चा। अगर आप इसके बारे में कुछ बातें समझ जाएंगे तो आपका 5 से 6 मार्क्स ऑन द स्पॉट एनपीओ में फिक्स हो रहा है। जैसे कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। बोलिए कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। सर ये नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? सर 11th में बच्चों को सिखा दिया जाता है। एक नॉमिनल अकाउंट होता है, उसका 2 गोल्डन रूल चलता है। पहला गोल्डन रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वर्ड ध्यान दीजिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और सर सेकंड, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम्स एंड गेन्स। तो यहां पे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब भी कोई पैसा आएगा इनकम होगा। बोलिए क्या होगा? इनकम। बोलिए क्या होगा? इनकम। बोलिए क्या होगा? इनकम। तो वो होगा हमारे लिए क्रेडिट, क्योंकि रूल है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और सर जब भी पैसा जाएगा, जाएगा मतलब एक्सपेंस होगा, एक्सपेंडिचर होगा, तो वो सर हो जाएगा हमारे लिए डेबिट, क्योंकि रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो पहली बात याद रखनी है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा अकाउंट है? बोलिए नॉमिनल अकाउंट। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छी बात है इस अकाउंट की, वो ये है सर कि ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। करंट ईयर के अलावा ये किसी भी ईयर के इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करता है, ना प्रीवियस ईयर को ना नेक्स्ट ईयर को। सिर्फ और सिर्फ कौन से ईयर के इंफॉर्मेशन? करंट ईयर के इंफॉर्मेशन। ये बात आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से ईयर को रिकॉर्ड करता है? बोलिए जल्दी। करंट ईयर। बोलिए कौन सा ईयर? करंट ईयर। अरे बोलिए ना, करंट ईयर। समझ गया? ये बात भूलिएगा नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी आपको कि ये करंट ईयर के इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। सर उसके बाद जैसा याद कीजिए बच्चा, हम जब फाइनल अकाउंट करते हैं, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और दूसरा कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस। वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हुआ। सेम प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के जगह पे हम लोग बना रहे हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि एनपीओ में प्रॉफिट एंड लॉस के प्लेस पे कौन सा अकाउंट बनता है? तो फटाक से आंसर दे दीजिएगा, कौन सा अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरी जो लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है बच्चा कि आपको याद रखना है
ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर के इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? रिकॉर्ड। वो भले पैसा मिला हो या ना मिला हो, वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर देगा अगर वो करेंट ईयर के एक्सपेंस या इनकम को बिलोंग करता है। इसका मतलब है कोई चीज अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो चीज भी यहां पे रिकॉर्ड होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेवेन्यू नेचर। कौन सा नेचर? रेवेन्यू नेचर का। जो भी रिसिप्ट होगा या जो भी पेमेंट होगा, यानी रिसिप्ट मतलब इनकम और पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू नेचर। कौन सा नेचर? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब रिकरिंग मतलब बार बार, रिकरिंग मतलब बार बार। वो नेचर की सारी चीजें कहां पे रिकॉर्ड हो जाएगी? आपके नाम बोलिए, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप याद रखिएगा। चलिए, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो रहा है। अब इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं रीजन बताऊंगा आपको कि सेकेंड प्लेस से 7th प्लेस पे आने का क्या रीजन है। तो मैं एक रीजन आपको बता देता हूं, आगे की बातें आप फाइंड आउट कीजिएगा। हिंट देना, समझदार को इशारा काफी होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। सर, यूएसए में एक एजेंसी है। बोलिए कौन है? एजेंसी। उस एजेंसी का नाम आप फाइंड आउट कीजिएगा। एजेंसी ने कहा कि सर, ये जो गौतम अडानी सर है, गौतम अडानी सर की जो कंपनी है, उसने जो अपना बैलेंस शीट बनाया, उसने जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसमें कहीं ना कहीं मिस प्रेजेंटेशन क्या है? मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन का मतलब होता है सर, जितना एसेट है उतना एसेट शो नहीं किया, उससे ज्यादा शो कर दिया, ओवर वैल्यू करके दिखाया गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है, जिसकी वजह से इनके शेयर्स की प्राइस बढ़ रही है। जैसे ये न्यूज मार्केट में आया, नेगेटिव न्यूज था, मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट किया और इनके सारे शेयर्स की वैल्यू क्या हो गई? डाउन, जिससे ये सेकंड रैंक से कौन से रैंक पे आ गए? 7th रैंक पे। तो बच्चों, इससे लाइफ का एक लेसन याद करिए। आप कितने भी बड़े इंसान हो, कोई भी हो, आपके लिए अगर मार्केट में एक बार नेगेटिव न्यूज आ गया तो आपकी वैल्यू सीधे चली जाती है डाउन। तो हमेशा याद रखिए, अपने बारे में कभी भी कोई बात निगेटिव मार्केट में फैलने मत दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बच्चा लोग।